सुमन लाल की बेटी दामिनी अब तक 18 बसंत देख चुकी थी। वह उम्र के जिस पड़ाव पर थी उस पड़ाव पर अक्सर मन मचल ही जाता है। पर वह एक समझदार लड़की थी, इस बात को सुमन लाल अच्छी तरह से जानता था। फिर भी उसको अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। एक दिन सुमन लाल ने इस बात का जिक्र अपनी पत्नी शीला से किया तो उसने भी सहमति जताई। अब तो सुमन लाल दामिनी के लिए एक पढ़ा लिखा वर ढूंढने की कोशिश करने लगा। आखिरकार एक दिन सुमन लाल की तलाश खत्म हुई। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता था। सुमन लाल को यह रिश्ता जम गया, बात भी पक्की हो गई। एक दिन लड़के वालों ने लड़की देखने की इच्छा जताई। सुमन लाल खुशी खुशी राजी हो गया। लड़के वाले सुमन लाल के गांव पहुंचे। कुछ देर तक इधर उधर की बात करने के बाद किसी ने कहा, क्यों ना इन दोनों को बाहर टहलने के लिए भेज दिया जाए। इससे दोनों एक दूसरे को जान समझ लेंगे। सभी लोगों की सहमति से वे दोनों झाल के किनारे चले गए, जो गांव के बाहर थी। झाल बहुत खूबसूरत और बड़ी थी। उसे पार करने के लिए लकड़ी का एक पतला सा पुल बना हुआ था। लड़के ने दामिनी से बातें करते हुए उसी पुल पर जाने की इच्छा जताई। दोनों पुल पर चलने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक एक घटना घट गई। हुआ यूं कि गांव का ही एक दबंग लड़का, जो कई दिनों से दामिनी के पीछे पड़ा था, वहां पर आ धमका। उसके एक हाथ में चाकू था। बातों में खोई दामिनी को उस वक्त पता चला जब उस दबंग लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। दामिनी के होने वाले पति ने कुछ कहना चाहा, पर इससे पहले ही वह चाकू लहराता हुआ बोला, अबे चल निकल, नहीं तो तेरी आंखें बाहर निकाल कर रख दूंगा। दामिनी का होने वाला पति डर के मारे वहां से भाग निकला। दामिनी चिल्लाती रह गई, पर उसकी लौटने की हिम्मत ना हुई। वह दबंग लड़का दामिनी के साथ मनमानी करने लगा। दामिनी ने बचाव का कोई रास्ता ना देखते हुए उसी पुल से झाल में छलांग लगा दी। धीरे धीरे दामिनी डूबने लगी। यह देखकर वह दबंग लड़का भी वहां से रफू चक्कर हो गया। इसी दौरान उसी गांव का एक लड़का वहां से गुजर रहा था। जब उसने दामिनी को पानी में डूबते हुए देखा तो वह झाल में कूद पड़ा। उस लड़के ने तैरकर डूबती हुई दामिनी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद जब दामिनी को होश आया तो वह लड़का उसे लेकर उसके घर आ गया। घर पर जब दामिनी ने सब लोगों को आप बीती सुनाई तो वे दंग रह गए। सब लोगों ने उस लड़के से पूछा तो उसने अपना नाम सुमित बताया। वह इसी गांव के पश्चिम टोले में रहता था। तभी अचानक सुमन लाल की भौहें तन गईं। उसकी सारी खुशियां पल भर में छू हो गईं। सुमन लाल हैरानी से बोला, पश्चिम टोला तो केवल अछूतों का टोला है, क्या तुम अछूत हो? सुमित ने हाँ में सिर हिलाया। फिर क्या था? सुमन लाल अब तक जिस लड़के के कारनामे पर फूला नहीं समा रहा था, अब उसी को बुरा भला कह रहा था। पास में खड़ी दामिनी सारा तमाशा देख रही थी। सुमित अपना सिर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। फिर अचानक वह बिना कुछ बोले एक बार दामिनी की तरफ देखकर वहां से चला गया। सुमित के देखने के अंदाज से दामिनी को लगा कि जैसे वह उससे कह रहा हो कि तुम्हें बचाने का क्या इनाम दिया है तुम्हारे पिता ने। अब तो सब दामिनी को बुरी नज़र से देखने लगे थे। गांव में खुसुर फुसुर होने लगी थी। एक दिन दामिनी ने फैसला किया कि उसकी यह ज़िंदगी सुमित की ही देन है, तो क्यों ना वह सारे रिश्ते तोड़कर सुमित से ही रिश्ता जोड़ ले। एक दिन दामिनी सारे रिश्ते तोड़कर सुमित के घर चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुमित का छोटा भाई बेइज्जती का बदला लेने की बात कर रहा था। सुमित उसे समझा रहा था। तभी दामिनी बोली, तुम्हारा भाई ठीक ही तो कह रहा है, उन जाति के ठेकेदारों को सबक सिखाना ही चाहिए। दामिनी को अचानक अपने घर आया देखकर सुमित चौंका और हड़बड़ाकर बोला, अरे दामिनी जी, आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप घर जाइए, नहीं तो आपके माँ बाप परेशान होंगे। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। दामिनी बोली, कौन से माँ बाप? मैं तो उनके लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी थी। अब मैं यह नई ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे अपनाने से मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दामिनी की जिद के आगे सुमित को झुकना पड़ा। उसने दामिनी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुमित ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। आखिरकार एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई और वह लेखपाल के पद पर नियुक्त हो गया। एक दिन सुमित गांव के किनारे की जमीन की नाप जोख का काम देख रहा था। तभी वहां पर सुमन लाल आ गया। सुमित ने तो सुमन लाल को एक ही नज़र में पहचान लिया था, मगर सुमन लाल की आंखें उसे नहीं पहचान सकीं।
सुमन लाल पास आकर बोला, नमस्कार लेखपाल साहब। जवाब में सुमित ने अपना सिर हिला दिया। सुमन लाल बोला, साहब यह बगल वाला हमारा चक ही है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। सुमित ने जवाब में फिर सिर हिला दिया। सुमन लाल समझ गया कि साहब बड़े कड़क मिजाज के हैं। अब तो वह उनकी खुशामद करने में लग गया। अरे ओ भोला राम, साहब के लिए कुछ शरबत बनवा लाओ, देखते नहीं कि साहब को गर्मी लग रही है। आइए साहब, इधर बगीचे में बैठिए, कुछ शरबत पानी हो जाए, काम तो होता ही रहेगा। सुमित सुमन लाल की चाल को समझ गया था। उसने सोचा कि सबक सिखाने का यही अच्छा मौका है। सुमित जाकर चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद शरबत आ गया। सुमित ने शरबत पी लिया, फिर बोला, आपका चक मापने का नंबर तो कल ही आएगा। सुमन लाल बोला, ठीक है साहब, कल ही सही। सोचता हूँ कि क्यों ना आज आप हमारे घर ठहर जाएं। एक तो हमें आपकी खिदमत करने का मौका भी मिल जाएगा और आपको भी पुण्य कमाने का मौका। पुण्य कमाने का मौका? पर वह कैसे? सुमित ने पूछा। अरे साहब, हमारे घर पर कई दिनों से एक साधु बाबा पधारे हैं, वे काशी से आए हैं। सुमित बोला, ठीक है, पर यह पुण्य का काम तो मेरी पत्नी को ही ज़्यादा भाता है, मैं उन्हीं को लेकर आऊँगा। बाबा जी के दर्शन के लिए सुमन लाल बोला, बहुत अच्छा रहेगा साहब, जरूर ले आइएगा। घर पहुंचकर सुमित ने दामिनी को सारी घटना कह सुनाई। दामिनी साथ में जाने के लिए मना करने लगी। सुमित ने उसे प्यार से समझाया कि यही तो मौका है उन जाति के ठेकेदारों को सबक सिखाने का। दामिनी जाने के लिए राजी हो गई तो सुमित ने पूछा, अरे दामिनी, तुम्हारा देवर कहीं नहीं दिख रहा है। दामिनी बोली, मैं तो बताना ही भूल गई कि वह कुछ दिनों के लिए मामा के यहाँ गया है। अगले दिन शाम होते होते सुमित कार लेकर सुमन लाल के घर पहुँच गया। सुमन लाल ने बताया, साहब यही है काशी से आए हुए बाबा जी। सुमित ने अनमने ढंग से बाबा को हाथ जोड़े तो उसने बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बच्चा। सुमित ने देखा कि सुमन लाल की पत्नी बाबा जी के पैर दबा रही थी और बाबा जी बड़े ठाठ से पैर दबाने का मजा ले रहे थे। धीरे धीरे सुमन लाल के घर के बाहर भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ लोग अपने खेतों का मसला लेकर सुमित के पास आ रहे थे तो कुछ बाबा जी के दर्शन के लिए। सुमन लाल ने पूछा, साहब क्या आपकी पत्नी नहीं आई? सुमित बोला, हाँ आई है, वे कार में बैठी हैं। सुमन लाल ने अपनी पत्नी शीला से कहा, अरे सुनती हो, जाओ जाकर साहब की पत्नी को ले आओ, बेचारी कब से कार में बैठी हैं। शीला जैसे ही उठकर चली, सुमन लाल तुरंत बाबा जी के पैर दबाने लगा। थोड़ी ही देर में कार के पास से रोने की आवाज़ें आने लगीं। सुमन लाल ने गौर किया तो पता चला कि शीला और लेखपाल की पत्नी एक दूसरे से लिपटकर रो रही थीं। सुमन लाल ने जब पास आकर देखा तो हैरान रह गया। लेखपाल की पत्नी तो उसकी बेटी दामिनी थी। सुमित बोला, सुमन लाल जी, मैं वही सुमित हूँ जिसे आपने बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया था। सारे गांव वाले चुप थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अभी यह सब हो ही रहा था कि तभी बाबा जी की आवाज़ सुनकर सभी गांव वालों का ध्यान उनकी तरफ गया। पर यह क्या, बाबा जी तो एक एक करके अपनी नकली दाढ़ी मूछें उतारने लगे और बोले, मैं सुमित का छोटा भाई हूँ। फिर वह सुमन लाल से बोला, मेरे भाई ने तो आपकी बेटी को जान पर खेल कर बचाया था, पर एहसान मानने के बजाय आपने कहा कि उसके छूने से आपकी बेटी नापाक हो गई। आज सभी गांव वाले डूब मरिए कहीं चुल्लू भर पानी में, क्योंकि आज तो आपका सारा गांव ही नापाक हो गया है। आज तो आप सभी लोगों ने एक अछूत को छुआ है, इसीलिए सारा गांव ही छूतखोर हो गया है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। सुमित के छोटे भाई का इतना कहना था कि वे तीनों गाड़ी में बैठ गए। सुमन लाल ने उन लोगों को रोकना चाहा, पर उनकी आवाज़ हलक के बाहर ही नहीं निकली। धीरे धीरे कार सबकी आंखों से ओझल होती चली गई। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।